छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है विवाह दिया हुआ है, विवाह पद्धति मतलब विवाह के नाम दिए हुए हैं और वो किस तरह का विवाह है ये आपको बताना है। तो पोटा दिया हुआ है, तो पोटा किसको कहते हैं भाई? तो पोटा जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो परंपरागत विवाह होता है उसको पोटा कहा जाता है। तो पहला का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। पहला मतलब ए का जो है ए का जो है एक हो जाएगा। आप ना इस तरह का जो सुमेलित करने वाला जब भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करें ना, तो सीधा ऐसे साइड में आप लिखते चलें या फिर जो ऑप्शन होता है उसको देखते चलें। तो पोटा मतलब ए का जो है एक होगा, साइड में हम लिख लेंगे एक। उसके बाद सोपनी, सोपनी जो है विधवा विवाह को कहा जाता है, तो बी का 2। उसके बाद अरुणो, अरुणो जो है विवाहित स्त्री का विवाह। क्या होता है कि कई बार जो विवाहित स्त्री होती है उसका पति जीवित होता है, इसके बावजूद भी वह स्त्री जो है किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उसको जो है अरुणो कहा जाता है। अगला है पायसोत्तुर। पायसोत्तुर हमारे छत्तीसगढ़ में अपहरण विवाह को कहा जाता है, जो कि विशेष करके गोंड जनजाति में जो अबुझमाड़िया जनजाति उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की है ना वो तैयार नहीं होती है, तो जो एक तरह से लड़का जो है उसको मनाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती उससे विवाह करता है। हालांकि इसमें जो लड़की होती है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे फिल्मों में दिखाता है कि किडनैप कर लेना या फिर रावण ने सीता का हरण कर लिया था, वैसा नहीं। एक तरह से जो है थोड़ा सा लड़की जो है तैयार नहीं होती है। मतलब ऐसा विवाह जो थोड़ा सा सामने एक तरफ तैयार ना हो उसको हम लोग प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह नहीं बोल सकते, उसको हम कहेंगे अपहरण विवाह। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4। तो हम लोग कूट का मिलान कर लेते हैं। तो कूट देख लेते हैं भाई। तो कूट क्या होगा? 1 2 3 4 आपका जो है उत्तर होगा। 1 2 3 4 मतलब कि ये आपका जो है उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ है मेला, दूसरा तरफ दिया हुआ है समय, मतलब कि मेला जो है किस समय लगता है, किस महीने में, किस तिथि को। तो पहला दिया है मल्हार। मल्हार कहाँ पर है भाई? बिलासपुर में है मल्हार, जिसको पुराने समय में मल्लाल पत्तनम भी कहा जाता था। तो मल्हार में कब मेला लगता है? तो माघ पूर्णिमा में मल्हार में मेला लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन। मतलब कि ए का जो है हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4। उसके बाद रतनपुर, माँ महामाया का धाम रतनपुर। तो रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, यहां पर चैत्र नवरात्रि के दिन मेले का आयोजन होता है। मतलब बी का जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कटघोरा। कटघोरा यहां पर जो है 26 जनवरी को मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन मेले का आयोजन होता है। तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद दिया हुआ है दलहा पहाड़, दलहा पहाड़। तो भाई दलहा पहाड़ में ना नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। तो क्या आंसर होगा आपका? 4 3 1 2। 4 3 1 2 आपका उत्तर होगा। 4 3 1 2। तो आप लोग कूट में मिला लीजिएगा। जो स है वो आपका, एक मिनट, 4 3 1 2, हाँ जो स है वो आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ, आज सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है क्या पूरा? चलिए कोई बात नहीं। तो एक तरफ जो है नृत्य वगैरह सॉरी नृत्य नहीं, मतलब अलग अलग विधाएं दी हुई है। जैसे ये नृत्य हो गया कथक, ये सितार जो है एक तरह से वाद्य हो गया, ये भी वाद्य, ये भी वाद्य। तो इनसे कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो दूसरे तरफ जो है व्यक्ति विशेष का नाम दिया हुआ है। तो देखो जो पंडित कार्तिक राम है वो कथक नृत्य से संबंधित है। तो आपका ए का हो जाएगा 4। पंडित कार्तिक राम जो हैं कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि रायगढ़ घराने से आते हैं। सितार, सितार कौन बजाता है भाई? तो सितार जो हैं विमलेंदु मुखर्जी, सितार वादक हैं विमलेंदु मुखर्जी। तीसरा दिया हुआ है बांसुरी। तो बांसुरी वादक कौन है? तो संतोष टॉक, संतोष टॉक ये जो है बांसुरी वादक हैं। उसके बाद तबला सोहन दुबे, तबला कौन बजाता है भाई? सोहन दुबे तबला बजाते हैं, तबलची। तो 4 2 1 2 आपका, सॉरी 4 2 1 3 ये आपका उत्तर होगा। 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 मतलब जो द है वो आपका उत्तर होगा। मैं चाहूंगा कि साथ साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित करने वाला ही है। एक तरफ आभूषण दिया हुआ है, दूसरा तरफ पहना जाने वाला अंग। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो कोतरी, कोतरी भाई कहां पहना जाता है? तो कोतरी जो है ना एक तरह का जो बिछिया टाइप का होता है, जो पैर की उंगली में पहना जाता है। कोतरी कहां पहना जाता है? पैर की उंगली में। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद पुतरी, पुतरी कहां पहनते हैं भाई? तो पुतरी जो है नेक में पहना जाता है, गला, गला में पहना जाता है पुतरी। तो बी का हो जाएगा 1। बारी, बारी मतलब जो बाली, बाली कहां पहना जाता है? बारी कान में। 2 इसका हो जाएगा। फुल्ली नाक में पहना जाता है, तो ये हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4 आपका उत्तर होगा। 3 1 2 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका कूट देख लेते हैं ना। 3 1 2 4 आपका उत्तर था ना, 3 1 2 4 मतलब ब जो है आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे बाप रे, ये भी जो है सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ना आगे और 1 2 सुमेलित करने वाले ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो एक तरफ जो है कुछ संस्थाएं, अखबार का नाम दिया हुआ है, हाँ अखबार, अखबार है ये सब। और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित व्यक्ति। तो कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज जो है एक पत्रिका भी था और एक सभा भी था। तो जिसके संबंधित व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी कान्यकुब्ज। तो इसका हो जाएगा 2। उसके बाद दिया हुआ है भोजली, भोजली से किनका संबंध है भाई? तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक, इनका संबंध है भोजली से, भोजली डॉक्टर विनय कुमार पाठक। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद दिया है हिंद केसरी, हिंद केसरी इसका संबंध है माधवराव सप्रे जी से। तो ये हो जाएगा 4। सूर्योदय का संबंध है कन्हैयालाल जी से। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 2 1 4 3 आपका उत्तर होगा। 2 1 4 3। तो देखते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3 मतलब द जो है आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का पहला। धनी धर्मदास, जो धनी धर्मदास जी के रचनाओं को किसने संकलित किया था? धनी धर्मदास जी जो कि कबीर पंथ से संबंधित थे, तो इन्होंने ना काफी सारे गीत वगैरह की रचना की थी, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। तो इनके गीतों को संकलित करने का श्रेय जाता है हरि ठाकुर जी को। कौन थे भैया हरि ठाकुर? तो जो पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे ना, उनके बेटे थे हरि ठाकुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है किताबें दी हुई है, रचनाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। तो आपको जो है मिलाना है कि कौन सा लेखक ने कौन सी रचना किस लेखक की है। तो जय चंद्रिका की अगर मैं बात करूं तो प्रहलाद दुबे जी ने इसको लिखा है। उसके बाद भोसला वंश प्रशस्ति, भाई लक्ष्मण कवि जी ने इसको लिखा है, मतलब इसका 2 ही हो जाएगा। उसके बाद सुदामा चरित, तो ये जो है सुदामा चरित ये गोपाल मिश्र जी की रचना है। उसके बाद विक्रम विलास, ये बाबू रेवाराम जी से संबंधित है, विक्रम विलास। हाँ ठीक। 4 2 3 1 ये आपका उत्तर होगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये आपका उत्तर होगा। 4 2 3 1 मतलब द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन वाला क्वेश्चन है। तो नीचे निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला कथन दिया है छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। तो जी हाँ भाई, 1861 में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और 1862 में छत्तीसगढ़ को इन तीनों जिलों को मिलाकर के, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग का दर्जा दिया गया छत्तीसगढ़ को। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए। तो ये जो है ना प्रत्येक जिले में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए, तो ये थोड़ा सा, ये जहां तक मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मेरे ख्याल से ये गलत होगा। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर मेरे ख्याल से सही भी हो सकता है। मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन को मुझे स्किप करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को रियासतों का दर्जा दिया गया, तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी रियासतें थी ना, उन सभी को रियासतों का दर्जा नहीं दिया गया। जो 14 बड़ी जमींदारियां थी उनको जो है रियासतों का दर्जा दिया गया। कुछ जमींदारियों को समाप्त कर दिया गया और कुछ जमींदारियों को जमींदार ही रहने दिया गया। केवल 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया, जो हम बाद में पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ के 14 डीसी रियासत। तो ये वाला गलत है। बाकी ये पहला वाला सही है। और दूसरा वाला
इसको फिलहाल के लिए हम स्किप करते हैं, इसको मैं अगले वाले वीडियो में जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग भी जो है बताइएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कई बार जो है कंफ्यूज कर देते हैं, तो कई बार जो है ऐसा हो जाता है, और इसी बहाने आप लोग जो है इस टॉपिक को सर्च करेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया जानने सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस वाले को आप जरूर से सर्च करिएगा, खोजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि कथन एक सही है। हाँ, कथन एक सही है, ये हम मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को आर के पाटिल द्वारा किस स्थान पर ध्वजारोहण किया गया? आर के पाटिल ये जो है 15 अगस्त 1947 की स्थिति में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत एक मंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री कौन थे भाई? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो ये एक मंत्री हुआ करते थे। तो इनको जो है प्रशासनिक तौर पर रायपुर में ध्वजारोहण करने के लिए चुना गया था, प्रशासनिक तौर पर सरकार की तरफ से। वैसे हम पढ़ते हैं कि रायपुर में वामन राव लाखे जी ने गांधी चौक में ध्वजारोहण किया था। वो जो है मंत्री वगैरह नहीं थे, लेकिन जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे, तो वो एक तरह से जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वहां ध्वजारोहण किया, लाखे जी ने गांधी चौक में। वहीं सरकार की तरफ से आर के पाटिल ने रायपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। तो ध्यान रखेंगे, दो व्यक्ति वामन राव लाखे, आर के पाटिल, दोनों ने जो है रायपुर में ध्वजारोहण किया था। दुर्ग की बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग में ध्वजारोहण किया था। बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी जी ने ध्वजारोहण किया था। राजनांदगांव का मुझे नहीं मालूम यहाँ पर किन्होंने ध्वजारोहण किया। आई थिंक ठाकुर साहब ने मतलब जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं उन्होंने ध्वजारोहण किया होगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो जरूर से बताइएगा। मैं इसको खोज करके ना आगे अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन वगैरह लेने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। राज्य से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6, ये जो है ना जो बॉम्बे हावड़ा हाईवे जिसको बोलते हैं, जो लगभग बॉम्बे, नासिक, नागपुर, उसके बाद रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, इन सब से होता हुआ हावड़ा की ओर जाता है। तो ये जो नेशनल हाईवे है हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के ना इसका क्रमांक बदल जाता है, ये हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53। तो इसका ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे यहाँ से नहीं गुजरता है, इसका नाम बदल जाता है, और यही जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 53 के नाम से गुजरता है। ये धुले, नासिक, नागपुर, उसके बाद राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, रायपुर होते हुए संबलपुर को जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53। वैसे क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राज्य से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, ये आपको बताना है। तो ये दोनों लंबे नहीं है, सबसे ज्यादा लंबे हैं लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। उसके बाद दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। तो ये जो है ना उत्तराखंड में एक स्थान है सितारगंज, वहां से शुरू होता है उत्तराखंड। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आता है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है ये आंध्र प्रदेश की ओर निकल जाता है। तो ये जो है ना काफी लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अगर हम भारत के दृष्टिकोण से भी देखें, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरने वाला यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मेरे ख्याल से लगभग 600 किलोमीटर कुछ लंबा होना चाहिए। कहां से शुरू होता है? तो जो अपना कबीरधाम जिला है ना, वहां से ये प्रवेश करता है कबीरधाम, फिर बेमेतरा, फिर रायपुर, उसके बाद फिर रायपुर के बाद धमतरी, उसके बाद चारामा, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, उसके बाद जगदलपुर, बस्तर होते हुए ये आगे दरभा घाटी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में है, जहां पर वो जो झीरम घाटी था ना, जहां नक्सली हमला हुआ था जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मारे गए थे, 25 मई 2013 को हुआ था शायद। तो ये इसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में है। आगे चल करके फिर सुकमा, कोंटा होते हुए ये फिर जो है आंध्र प्रदेश चला जाता है। आंध्र प्रदेश का एक कौन सा स्थान है जहां ये एंड होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ में कहां से कहां तक है? तो कबीरधाम से सुकमा जिले तक, ध्यान रखना, कबीरधाम से सुकमा जिले तक, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, उसके बाद थोड़ा सा ये बालोद जिला भी जाता है, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर उसके बाद सुकमा होते हुए ये
छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 163A, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 163A ये जो है दंतेवाड़ा जिले में है, और ये जो दंतेवाड़ा में एक नगर है गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये जो है मात्र 12 किलोमीटर है। कितना? मात्र 12 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163A, जो कि दंतेवाड़ा के गीदम से दंतेवाड़ा के बीच है। मतलब जो गीदम है ना, वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 जो कि जगदलपुर से गीदम होते हुए बीजापुर भोपालपट्टनम जाता है। तो उसी गीदम से जो है ना दंतेवाड़ा के लिए अलग से एक रास्ता गया हुआ है। दंतेवाड़ा इस मार्ग में नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 में नहीं है दंतेवाड़ा। यहां से 63 से जो है 163A निकलता है, जो कि दंतेवाड़ा तक जाता है, मात्र 12 किलोमीटर। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, और सबसे बड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।